क्या कहते हैं बिहार पर सारे सर्वे क्या कह रहे हैं बिहार पर, ये एक करके हर सर्वे का आंकड़ा देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों फंस रहा है पेज, क्यों एक सर्वे में कोई आगे है, क्यों दूसरे सर्वे में कोई आगे है और क्यों ये कांटे की टक्कर ऐसी होती जा रही है। हमारे साथ इस पूरे शो में हमारे साथ विश्लेषक रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, राजनीतिक दलों के नेता रहेंगे। सारे सर्वे का हम विश्लेषण देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो एक ताज़ा सर्वे आया उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिहार पर जी न्यूज़ के सर्वे में एनडीए को भारी बढ़त बताई जा रही है। सीटों के हिसाब से एनडीए को 162 सीटें मिलने का अनुमान है। जी न्यूज़ के सर्वे में बिहार पर जी न्यूज़ के सर्वे में एनडीए को बहुमत बताया जा रहा है। अनुमान है कि महागठबंधन को सिर्फ 51 सीट मिलेंगी। ये जी न्यूज़ का सर्वे है जो अभी अभी आया है, जो ताज़ा सर्वे है। और इससे पहले जो सर्वे आए हैं उन पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं पूरा निचोड़ क्या निकल रहा है। चलिए शुरुआत हम करते हैं एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के साथ। हमारा फाइनल सर्वे और उसने ये तस्वीर बनाई कि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 128 सीटें यानी अपने दम पे सरकार एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक एनडीए बिहार में बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेडीयू गठबंधन 112 सीटों पर सिमटता हुआ, अन्य के खाते में 3 सीटें। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल के बाद आइए रुख करते हैं एक और अहम सर्वे का, क्योंकि यहाँ सर्वे को लेकर ही कई मतभेद सामने आ रहे हैं। IBN 7 एक्सिस का ओपिनियन पोल ठीक उलट तस्वीर पेश कर रहा है। IBN 7 एक्सिस के पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन 95 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि जेडीयू गठबंधन को बम्पर सीटें 137 सीटें अपने दम पर सरकार इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तीसरा अहम सर्वे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इंडिया टुडे सिसेरो का ओपिनियन पोल। और यहां तस्वीर देखिए, एनडीए को 111 सीट जबकि महागठबंधन को 122 सीटें। तो इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भी महागठबंधन एनडीए से आगे। और इसके बाद इंडिया टीवी सी वोटर का ओपिनियन पोल, यहां पर बीजेपी गठबंधन आगे है 119 सीट पर और जेडीयू गठबंधन को 116 सीट मिलने का अनुमान। यानी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांटे की टक्कर, लेकिन एनडीए को फायदा महागठबंधन के मुकाबले इंडिया टीवी के पोल के मुताबिक। अब क्या कहते हैं सारे सर्वे, आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे जो कि एनडीए को आगे बता रहा है 128 सीटों के साथ। वहीं इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे भी 119 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी गठबंधन को। IBN 7 एक्सिस का सर्वे महागठबंधन को आगे कर रहा है 137 सीटों के साथ और 95 पे सिमट रहा है एनडीए, जबकि इंडिया टुडे सिसेरो के मुताबिक 122 सीटें महागठबंधन को जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन के खाते में 111 सीटें। तो ये तमाम सर्वे जिनके अलग अलग आंकड़े हमने आपको दिखाए। अब इन तमाम सर्वेस का निचोड़ क्या कहता है कि कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें बिहार में इन दो बड़े गठबंधनों को मिल सकती हैं। तो एनडीए गठबंधन को सभी सर्वेस के निचोड़ के मुताबिक 113 सीटें मिलने का अनुमान, जेडीयू गठबंधन को 122 सीटें मिलने का अनुमान। और बता दें जो ताजा जी न्यूज का सर्वे हमने आपको जिसकी जानकारी दी वो इसका हिस्सा नहीं है। उस ताजा जी न्यूज के सर्वे के मुताबिक, जैसा कि किशोर भी आपको बता रहे थे, कि एनडीए जो है वो बम्पर जीत की और 162 सीटों के साथ जी न्यूज के सर्वे में दिख रहा है। बहरहाल जो अभी तक हमने आपको तमाम सर्वे दिखाया और उसमें आप CSDS और टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे भी जोड़ लीजिए तो कुल 6 सर्वेस के मुताबिक वोट प्रतिशत के रूप में निचोड़ ये है कि बीजेपी गठबंधन 41% और महागठबंधन भी 41%। यानी वोट शेयर के मामले में दोनों गठबंधन में टाई। लेकिन जहां तक सीटों का सवाल है तो अब तक के जो 6 सर्वेस हमने आपको बताए, जी न्यूज का हटा दीजिए उसमें से, तो उन 6 सर्वेस के मुताबिक महागठबंधन एनडीए के मुकाबले थोड़ा आगे जरूर है बिहार में। किशोर जी, और इसके बाद फिर ये इस निचोड़ में जी न्यूज़ का सर्वे शामिल नहीं है। जैसा हमने आपको अभी बताया, जी न्यूज़ के सर्वे में एनडीए गठबंधन को 162 सीटें और महागठबंधन को सिर्फ 51 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये एक सर्वे इस तरफ, दूसरा सर्वे बिल्कुल उस तरफ, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद, कंचन जी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही जी हैं, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मनीष जी हैं, अभय दुबे जी हैं, हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी हैं और उमेश जी हैं जो नीलसन से हैं। और इनसे तो हम आंकड़ों का जो खेल हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है संगीता, क्या है? क्या बिहार जातियों में इतना बटा हुआ है इसलिए, या ग्रामीण और शहरी वोट में इतना फर्क है इसलिए? क्यों ये सर्वे इधर से उधर जा रहे हैं?
देखिए किशोर, दोनों ही कारण हैं। सबसे पहला कारण शहरी और ग्रामीण मैं मानूंगी कि जिसके सैंपल में जो हिस्सा ज़्यादा है उसके हिसाब से टिल्ट हो रहा है। शहरी वोटर की अगर बात करें तो शहरों में एनडीए का जोर दिखता है। तो जहाँ पर सैंपल अगर हम शहर का ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ एनडीए का रुझान दिखता है, लेकिन बिहार में गांव 80% से ज़्यादा इलाके हैं, तो वहाँ का अगर आप सैंपल ज़्यादा बड़ा लेते हैं तो फिर दूसरी तरफ दिखता है। तो जो गांव और शहर का डिवीज़न है, क्योंकि गांव में कहानी काफ़ी अलग दिख रही है, महागठबंधन वहाँ पे अच्छी स्थिति में दिख रहा है, तो इसीलिए विजय 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 भी बिहार से होकर आए हैं। ये गांव और शहर का फर्क है जिसकी वजह से ये सर्वेज में इतना फर्क आ रहा है। नहीं, गांव और शहर का भी एक फ़र्क हो सकता है और दूसरा जातियों का भी है। जैसे महादलित हैं या महापिछड़े हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग खुलते नहीं हैं। हम वहाँ गए तो कुछ लोगों ने कहा कि जो ईबीसी हैं वो आमतौर पर चुनाव से 2-3 दिन क्या ये साफ नहीं, ये वो जातियों की बात पर हम आएंगे। मैं कह रहा हूँ क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शहरों में एनडीए गठबंधन ज्यादा है, ज्यादा जोर है, और गांव में महागठबंधन का ज्यादा जोर है? किशोर, एक पॉइंट और मुझे लगता है कि सीटों में कन्वर्ट करने में दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि पिछली बार का कोई आधार नहीं है। पिछली बार का चुनाव जैसे जिन परिस्थितियों में जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर लड़ा था वो अलग अलग लड़ रही हैं, और जिन्होंने जो दुश्मन थी वो अब एक होकर लड़ रही हैं। तो पिछला कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर इस बार उसके हिसाब से कोई कैलकुलेशन हो सके। मैं लौटता हूँ शहर और गांव के फर्क पर। क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है? निश्चित रूप से परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आधार शहरों में हमेशा ज़्यादा रहा है। केवल 2009 के चुनाव को छोड़कर हमेशा पिछले 30 साल में अगर आप देखें तो भाजपा को शहरों में ज़्यादा वोट मिलते रहे हैं। इसमें एक बात भी है, कुछ सर्वे ये भी बता रहे हैं कि रूरल एरिया में भी बीजेपी और महागठबंधन में कोई खास अंतर नहीं है। ये इस बात को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन है क्या कि ये तो कुछ, जैसे एक चैनल ने बताया कि बिल्कुल ही 70 सीटें आ रही है एनडीए को। वो किसने क्या बताया उसको छोड़ते हुए मैं सिर्फ ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, गांव और शहर का फर्क है क्या? अरविंद जी, हम हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुधांशु जी, ये गांव और शहर के वोटर का फर्क आप भी महसूस कर रहे हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है तो हमारे लिए सभी वर्ग और सभी क्षेत्र, उन सब में भाजपा का प्रभाव है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि अभी अभय दुबे जी ने कहा कि परंपरागत रूप से माना जाता था कि हम शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है, परंतु आप सोचिए कि इतनी सीटें जो हमें लोकसभा में मिली, भिन्न भिन्न राज्यों में मिली, तो बगैर ग्रामीण क्षेत्र के समर्थन के कैसे मिल सकती थी? तो मेरा मानना है कि भाजपा सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में काफी हद तक समान रूप से अरविंद जी अपना सहमत हैं आप? प्रभाव बनाने में सफल नहीं नहीं, मेरा मानना है कि बीजेपी शहर में निश्चित रूप से काफी आगे है या आगे रही है। बीजेपी के अगर 37-38 सीटें हैं बिहार में शहरी, उसमें से 3-4 छोड़ के अभी सब बीजेपी के पास हैं, और इस बार भी बीजेपी शहरों में बहुत अच्छी तरह लड़ रही। नहीं, सुधांशु जी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी भारी प्रभाव है, नहीं तो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कैसे होता? नहीं, लोकसभा में तो प्रदर्शन हुआ, वो एक अलग लहर थी। अभी उससे डिफरेंट चुनाव हो रहा। सुधांशु जी, जैसे लोकसभा में हमें करीब 32% वोट मिला था और बिहार में 10% जनता ही शहरों में रहती है, तो स्वाभाविक है कि हमें शहर से ज्यादा वोट गांव से प्राप्त हुआ था लोकसभा में। नहीं, अरविंद जी का कहना है कि वो लोकसभा की बात अलग थी। देखिए, लोकसभा की बात अगर अलग थी तो ज्यादा अलग जो हुई है वो हमारे विरोधी गठबंधन के लिए हुई है, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे और अब एक साथ हैं। और राजनीति में जब आप दो दल मिलते हैं तो उनका मत प्रतिशत का जो समन्वय बैठता है वो अंक गणितीय या अर्थमेटिकल नहीं होता है, उसके अंदर एक केमिस्ट्री या एक रासायनिक दोनों गांव बेस्ड तो वो कितनी केमिस्ट्री बन पाएगी, और दोनों का सोशल बेस्ड शायद आंकड़ों के आधार पर बीजेपी से अलग है। तो इसलिए ये मेल अगर हुआ है तो गांव का वोट निश्चित रूप से शहर के वोट से अलग पड़ने वाला है। जी, वो भी उस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा अरविंद मोहन जी से, ये सही है कि दोनों मुख्यतः गांव बेस्ड हैं, मगर ये दोनों वो वर्ग हैं पिछले 25 वर्षों में जिन्होंने सत्ता का स्वाद देखा है और आज कहीं ना कहीं उनके बीच में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा की भावना भी है। चाहे उनके नेता उसको कितना दबाने का प्रयास करें, तो वैसा सामंजस्य नहीं है जैसा हमारा और जदयू गठबंधन का था, या आज एनडीए में जो भिन्न भिन्न वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें जिस प्रकार की परस्पर पूरकता है, सुधांशु जी, यहां पर परस्पर प्रतिस्पर्धा का भाव अधिक है। सुधांशु जी, आपने जो कहा कि ग्रामीण बेस है इसीलिए लोकसभा में सीट मिले,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांव में बिल्कुल बीजेपी नहीं है कुछ एक जो वर्ग है, खास वर्ग, जो आपके समर्थन में बिल्कुल जोर शोर से वहाँ पे प्रचार भी कर रहा है और खड़ा भी है। लेकिन जो दोनों पार्टियाँ हैं, जेडीयू आरजेडी, उनके नेताओं का ग्रामीण वोटर में अच्छा बेस है, ज़्यादा बेस है और ज़्यादा जोर वहाँ पे नज़र आ रहा है उनके वोटर में। देखिए, ये बात तो आपकी कुछ हद तक सही है, क्योंकि जितने भी दल होते हैं कहीं ना कहीं किसी एक का किसी क्षेत्र में प्रभाव अधिक होता है, तो किसी एक का दूसरे सामाजिक वर्ग में अधिक प्रभाव होता है। मगर महत्वपूर्ण बात क्या रहती है कि हमारे विरुद्ध जो दल हैं उनके साथ क्या है, एक या दो वर्ग या एक विशेष क्षेत्र और बाकी दूसरे क्षेत्र में लगभग नगण्य। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल प्रभाव नहीं है। हमारे साथ क्या है कि आप कह सकते हैं कि एक क्षेत्र या एक वर्ग में ज्यादा, दूसरे में कम। नहीं यार, ये अच्छा, अब इसी पॉइंट पे आते हैं। आपने जो ये बात रखी ना, आप कह रहे हैं कि आपके विरोधी जो हैं उनका जिन वर्गों में प्रभाव है वो वर्ग कम है, आपका ज्यादा वर्गों में प्रभाव है। अरविंद जी, बीजेपी अभी तक 100 सीटों से ऊपर नहीं लड़ी थी बिहार में, पहली बार 243 सीटों पर लड़ रही है और पूरे के पूरे पूरब में और कई इलाकों में बीजेपी का बेस एकदम हल्का रहा है। उस कंपैरिजन में पश्चिम में और मगध में बीजेपी काफ़ी मजबूत है सर। लेकिन जो वर्गों की बात की, जो जातियों पे वोट हो रहा है वहाँ पर, कंचन जी इस पे आपका भी इनपुट चाहूँगा। सुधांशु जी कह रहे हैं कि उनका जो वोट बेस है वो सब वर्गों में, सब जातियों में बटा हुआ है, जबकि जो विरोधी हैं उनका कुछ ही वर्गों में। देखिए, ये जो सर्वेज हैं, एक होता है कि जब आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी मेथोडोलॉजी को निकाल रहे हैं, तो कुछ प्रिज्यूम्ड फैक्ट्स होती हैं। तो एक जो चला हुआ है कि परसेप्शनल, या उसका आधार भी है कि जितने ग्रामीण वोटर्स हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जो जातियां हैं वो तो जेडीयू और आरजेडी को सपोर्ट कर ही रही हैं, तो अब हमें बाकियों को देखना है। तो ये कुछ हद तक ये डिस्टॉर्शन लाती है, क्योंकि कहाँ तक, अब ये कहना मुझे नहीं लगता सही होगा कि 100% जो इनकी जो जातियां मानी जाती हैं इनके साथ है वो उन्हीं के साथ रहेंगी, उसमें कुछ टुटाव आएगा, कितना आएगा। ये एक जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो कहाँ तक किया गया है, कितना। मैं रोक रहा हूँ आपको एक मिनट, क्योंकि एक प्रधानमंत्री मोदी का ने ट्विटर पर कुछ कहा है, उस पर नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ जेडीयू से अजय आलोक भी जुड़ गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर क्या कहा है देखिए। लालू जी ने ऐसा क्या किया कि कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया, जनता को जानना चाहिए। सीधा हमला प्रधानमंत्री का लालू यादव पर हो रहा है। जेडीयू से अजय आलोक जी भी जुड़ गए हमारे साथ। अजय जी, नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर ये चुनाव पूरा कैंपेन शुरू हुआ था, लेकिन अब पूरा अटैक उधर से लालू जी पर है और इधर से भी लालू जी का ही चेहरा दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे महागठबंधन का नेता घोषित हो चुका है और जो हमारा नेता है तो चेहरा भी वही होता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी किस पे अटैक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की डीएनए से, उसके बाद तो उन्होंने राज्य पे ही अटैक कर दिया, बिहार को बीमारू बता दिया, बिहार को पिछड़ा राज्य बता दिया, और आज रहे वो नीतीश कुमार पर अटैक नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा ना किस पर अटैक, अब वो नीतीश कुमार पर अटैक नहीं कर रहे हैं, वो लालू यादव पर अटैक कर रहे हैं। तो अब वो उनकी रणनीति का हिस्सा है कि शुरू में उन्होंने नीतीश जी पे अटैक किया, अब लालू जी पे अटैक कर रहे हैं, बाद में फिर नीतीश जी पे करेंगे। तो ये तो घबराई हुई मानसिकता का एक द्योतक है कि आप कहां बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास। घबराई हुई मानसिकता या आपकी कमजोर कड़ी? देखिए, अटैक उस पर किया जाता है जो माना जाता है आपकी कमजोर कड़ी है। हमारी कोई कमजोर कड़ी नहीं है, क्योंकि वो जितना अटैक करेंगे उतना ही जवाब उनको मिलेगा। जवाब मिलने पे तिलमिला क्यों जाते हैं? तिलमिलाना फिर नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल जिस भाषा में पूछेंगे जवाब उसी भाषा में लालू जी उन्हें देंगे, इसलिए उसकी चिंता ना करें। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा था कि सुधांशु जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास का नारा कहाँ गया। आप बात करने लगे वर्गीकरण की, ये वर्ग हमें समर्थन देता है तो इस वर्ग में हम कमजोर हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पूरे बिहार का हर वर्ग महागठबंधन के साथ है। आप शहरीकरण और ग्रामीणीकरण की बात आपने सुधांशु जी से जो सवाल पूछा, हमने नहीं कहा, तो विश्लेषकों ने अपनी तरफ से वो सवाल आपके ऊपर भी जाता है कि मंच से यदुवंशी और इस तरह की बातें कौन कर रहा है। अब ये बताइए, आप कल आपने प्रधानमंत्री की 4 रैलियां सुनी, आज आपने 2 रैलियां सुनी, आप हर रैली से प्रधानमंत्री यदुवंशी की बात कर रहे हैं। टू वाइज इंपॉर्टेंट फॉर मी। सर, हमने ये पूछा कि सबसे पहले किसने शुरुआत की, पटना के गांधी मैदान में किसने शुरुआत की थी?
पटना के गांधी मैदान से भी पहले मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने यदुवंशी की शुरुआत की थी। उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री ने गांधी मैदान में यदुवंशियों को कॉल दिया था। ये जातिवादी परंपरा, इस राजनीति में शुरुआत एक डिफरेंट तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं ने की। अमित शाह ने ओबीसी प्रधानमंत्री का मुद्दा उठाया कि हमने पहला अच्छा मुझे अच्छा अजय जी मैं सुधांशु जी का जवाब लेने से पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपकी नजर में यादव समुदाय में कितने वोट बीजेपी को जाएंगे, कितना %? अब देखिए, मैं कोई भविष्यकर्ता नहीं हूं कि कितने समुदाय के कितने % बीजेपी के पास जाएंगे। मुझे तो दिख रहा है कि बीजेपी के पास कौन से वोट हैं, पहले उसका आकलन वो खुद कर लें। और सर्वे के हिसाब से मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं तो सर्वे को मानता नहीं हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन इनका अपना विज्ञान है, उसको मैं चैलेंज भी नहीं करता हूं। लेकिन आप तमाम सर्वे उठा कर देख लीजिए, 6 की 6 सर्वे, जो हमारे खिलाफ हैं वो भी, जो हमारे पक्ष में है वो भी, सब में एक ही फैक्टर कॉमन है कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद में नीतीश कुमार है, दूसरी पसंद में गैप देखिए कितना बड़ा है। तो जब मुख्यमंत्री की पहली पसंद नीतीश कुमार है तो सरकार दूसरे की कैसे बन सकती है, ये मेरे दिमाग में नहीं समझ में आता है। आप लोग मुझे समझा सकते हैं तो अच्छा मैं उसी सवाल पर फिर लौटूंगा। मैं सुधांशु जी, आपका क्या अनुमान है, यादव समुदाय के कितना % वोट आपको मिलेगा? क्योंकि यहां तो समुदाय के हिसाब से वोट हो रहा है ना। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि सभी समुदायों से, सभी वर्गों से और सभी जातियों से भारतीय जनता पार्टी को प्रचुर मात्रा में समर्थन मिलेगा और भारी जीत हासिल होगी, वैसा ही जैसा लोकसभा में दिखा और उसके बाद होने वाले लगभग सभी, सिर्फ एक अपवाद स्वरूप दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य विधानसभाओं में दिखा। देखिए, सुधांशु जी ने इसका जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देता हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वो ये है कि ये बात अगर भारतीय मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सुनिए अभय जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अजय आलोक जी ने एक बात कही कि भाई जातिवादी राजनीति की शुरुआत की बात उन्होंने हमसे कही। कितनी आश्चर्यजनक बात है। वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हैं जिन्होंने एक जुमला बोला था, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। अब इस ढंग का नारा जिन लोगों ने दिया, अब उनके साथ आप खड़े हो कि ये कहेंगे साहब आप जातिवादी राजनीति नहीं कर। मैं एक छोटी सी बात लालू यादव जी ने 90 में कहा मंडल के विरुद्ध में यादव मतदाताओं में से 20 से 25% लोगों ने एनडीए को वोट दिया, तो एनडीए को 175 सीटें मिलेंगी। अभय जी का कहना है कि यादव समुदाय में अगर 1/4 भी एनडीए को चले गए तो एनडीए की स्वीप हो जाएगी। अजय आलोक जी, अब देखिए, ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं, चैलेंज नहीं करता। देखिए, अगर यादवों में इतना बड़ा विभाजन है, इसका मतलब है पिछड़े वर्ग के वोटों में बहुत बड़ा विभाजन है। मैं अगर हमारा इन्वर्ट कॉमा में है, इसको ध्यान से देखा जाए। अब यादव मतदाता और पिछड़े वर्ग का मतदाता इस बिहार में ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या हैसियत है एनडीए में और बीजेपी में। और जब मोहन भागवत जी ने आरक्षण पर पुनः विचार, जातीय आधारित आरक्षण को खत्म करने की बात कर दी है, तो यादव मतदाता और पिछड़े मतदाता भी बड़ा सोच के अपना मत कास्ट करेंगे कि ये जो मंडल लागू हुआ था ये कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं, या जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। बिहार का मतदाता पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर से बहुत जागरूक रहता है। यहां पे हर बिहारी, किसी से आप पूछ लेंगे तो आपको तमिलनाडु की राजनीति सिखा देगा। फिर तो ये तो बिहार की राजनीति है। अपने हक के प्रति सभी कॉन्शियस हैं और उसी के हिसाब से सारे मतदाता, सारे वर्ग, सारी जातियां वोट करेंगी। सुधांशु जी, अभय जी ने जो कहा, आप सहमत हैं आप उससे? जी, क्या कि 1/4 यादव समुदाय के वोट भी आपको मिल गए? हम किसी वर्ग जात की बात नहीं करते, पर जहां तक यदुवंशियों की बात है, देखिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां तक यादवों की बात है, वैसे हम वर्ग जाति की बात नहीं करते हैं, मगर जिस दिन लालू यादव जी ने कहा कि हिंदू भी गाय का मांस खाता है, अरे क्या फर्क पड़ता है गाय के मांस और बकरे के मांस में मांस खाने वाले, यह शब्द जिस दिन आप बोलते हैं तो सारे समाज और सारे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर सर्वाधिक यदि आत्मिक कष्ट किसी को होता है तो वह उस वर्ग को होता है। यही वजह थी कि 24 घंटे में लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास आके बोलने लगे कि गाय का गोबर मेरे लिए चंदन के समान है। उनके 2 बयानों का 24 घंटे में 180 डिग्री का टर्न लेना या पर्याप्त संकेत दे रहा था। नहीं, मैं यहाँ पर कैसे हो सकता है? देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस तरह के बयान कोई भी दे तो उनकी बातें मत सुनना, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। उसके बावजूद भी सुधांशु जी गौ मांस बोले जा रहे हैं। बोलिए।
नहीं तो है अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना नहीं, चाहूंगा, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सुधांशु जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यादव समुदाय पर आपने जवाब नहीं दिया। ब्राह्मण समुदाय, भूमिहार समुदाय, राजपूत समुदाय, उसके कितने वोट महागठबंधन को मिलेंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। बिहार में जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें कोई किसी सर्वे में एक गठबंधन आगे, किसी में दूसरा, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या ये अलग अलग वर्गों के अलग अलग रुझानों की वजह से है या शहरी और ग्रामीण वोट का फर्क है? लेकिन उससे पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं निचोड़ क्या निकल रहा है सब सर्वे का, और उसमें अब शामिल कर लेते हैं जी न्यूज के सर्वे को भी। और अब जी न्यूज के सर्वे को शामिल करने के बाद निचोड़ क्या निकल रहा है बता रही है नेहा। बिल्कुल किशोर, शुरुआत हम जी न्यूज के सर्वे से ही करते हैं क्योंककि इसके बाद तस्वीर जरा निचोड़ जो है तमाम सर्वेस का उसको लेकर बदल गई है। देखिए, जी न्यूज का ओपिनियन पोल ये सीधे सीधे एनडीए को भारी बहुमत दे रहा है। बिहार चुनाव में 162 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई एनडीए गठबंधन यहां दिखाई दे रहा है और 51 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन। और ये भी बता दें 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर कड़ी टक्कर, जी न्यूज का ये ओपिनियन पोल कह रहा है 30 सीटें ऐसी जिस पर कड़ी टक्कर, कौन आगे कौन पीछे ये हिसाब लगाना बेहद मुश्किल। तो जी न्यूज का ये ओपिनियन पोल जो कि सबसे ताजा ओपिनियन पोल है, सभी ओपिनियन पोल में वो हमने आपको दिखाया। अब सभी सर्वेस पर अगर नजर डाल लें तो एबीपी न्यूज नीलसन का फाइनल ओपिनियन पोल 128 सीट दे रहा है एनडीए गठबंधन को, जेडीयू को 112 सीटें जेडीयू गठबंधन को। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे 119 सीट दे रहा है एनडीए को और 116 महागठबंधन को, यानी इंडिया टीवी सी वोटर के हिसाब से एनडीए आगे। IBN 7 एक्सेस के मुताबिक 95 सीट पर सिमटता हुआ एनडीए बिहार में, जबकि 137 सीटों के साथ महागठबंधन बहुत आगे। वहीं इंडिया टुडे सिसेरो के मुताबिक 111 सीटें एनडीए को और 122 सीटें महागठबंधन को। और जी न्यूज का ओपिनियन पोल जो कि 162 सीट दे रहा है एनडीए को और 51 सीट दे रहा है, महज 51 महागठबंधन को। आइए अब तमाम सर्वेस के निचोड़ पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, जी न्यूज के ओपिनियन पोल के बाद तस्वीर कैसे पलट गई है। अब तक जो तमाम सर्वेस थे उनके निचोड़ से महागठबंधन आगे था, लेकिन अब जी न्यूज का सर्वे मिलाने के बाद एनडीए को बिहार में 123 सीट मिलने का अनुमान, यह हम आपको निचोड़ बता रहे हैं सभी सर्वेस का, और जेडीयू गठबंधन 107 सीटों पर रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे सर्वेस का ये निचोड़। और ये भी बता दें आपको, वोट शेयर के हिसाब से भी यहाँ फायदा हो रहा है एनडीए को, क्योंकि जहां पहले जी न्यूज के सर्वे को हटाकर 41 पर दोनों गठबंधन आ रहे थे वोट शेयर के मामले में, जी न्यूज का सर्वे जोड़ते ही निचोड़ के हिसाब से वोट शेयर के मामले में बीजेपी गठबंधन को 43% वोट शेयर, जबकि जेडीयू गठबंधन को 41% वोट शेयर। किशोर जी हाँ, तो अब ये निचोड़ निकल रहा है सब सर्वे को मिला के, लेकिन बात यहाँ पर वही जा रही कि ये अलग अलग सर्वे में ऐसा क्यों रहा है। अब हमारे साथ आरजेडी से मनोज झा साहब जुड़ गए हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। मनोज जी, सबसे पहले आपका एक छोटा सा रिएक्शन, क्या वजह है, क्या ये वर्ग अलग इस तरह से बटे हुए हैं, क्या ग्रामीण और शहरी वोट इस तरह से बटा हुआ है या क्षेत्र इस तरह से बटे हुए हैं कि अलग अलग सर्वे में अलग अलग नतीजे आ रहे हैं? देखिए, एक तो बिहार को समझना बहुत आसान नहीं है और मैं पहले भी कह चुका हूं। रही बात एक टेलीविजन चैनल जिसका आपने जिक्र किया, मैं नाम क्यों लूं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। अच्छा, आप तो सर्वे पर ही सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, नहीं आपके सर्वे पर नहीं, एक सर्वे एक चैनल का जिसने भारी बहुमत दे दिया है, इसलिए मैंने कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिहार के चुनाव का विमर्श हमारी आपकी पकड़ से बहुत आगे निकल गया है। लोगों ने मन बना लिया है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, दिल्ली की पुनरावृत्ति होगी, मैंने आपके शो में कहा था, और आपको ऐसे चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी का नया फेज देख रहा है। चौंकाने वाले नतीजे तो आएंगे। अब बात यह है कि चौंकेगा कौन। हम इस पे लौटते हैं। हमारे साथ नीलसन से उमेश, मेरी बात खत्म नहीं, आपकी बात पूरी मैं सुनूंगा, लेकिन नीलसन से उमेश जी हैं, उनसे मैं सिर्फ एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा इस पर। आपकी नजर में क्या वजह हो सकती है कि एक सर्वे में एक आगे, दूसरे में दूसरा आगे? क्या जातियों में, वर्गों में ऐसा बटा हुआ है या क्षेत्रों में ऐसा बटा हुआ है, ग्रामीण शहरी का फर्क है, वो नहीं पकड़ आ रहा? क्या नहीं पकड़ में आ रहा? देखिए, हर सर्वे का अपना अलग मेथडोलॉजी होती है, कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने सैम्पलिंग की वो अलग अलग है। तो मेरे को नहीं मालूम बाकी सर्वे ने क्या हुआ है, तो फ़र्क होंगे। लेकिन एक चीज़ जो
हर सर्वे में कॉमन है कि वोट शेयर का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो ये स्टेट लेवल पे एक नज़दीकी लड़ाई हो सकती है और दो तरफा लड़ाई हो सकती है। ऐसे में 1-2% का वोट शेयर भी सीटों में काफ़ी तब्दीली दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2, प्री पोल में थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं उनका जो शेयर ऑफ वॉइस है वो कम आता है, क्योंकि लोग जैसे चुप होते हैं, बताते नहीं हैं या सर्वे में नहीं आता, लेकिन एग्ज़िट पोल में नज़र आएगा, तो वो देखते हैं। और एक और चीज़ है कि जो उम्मीद थी कि एसपी और पप्पू यादव का जो गठबंधन है कि वो वोट काटेगा, वो वोट काटा नज़र आ नहीं रहा है। ये एक बुरी खबर आपके लिए सुधांशु जी। सीमांचल में जो पप्पू यादव, एसपी गठबंधन और ओवैसी साहब, ये सब आपके लिए फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं उतना। देखिए, जैसा कि अभी उमेश जी ने कहा कि यहां पर वो रियल सेंस में जिनको भी आप थर्ड फोर्स कहते हैं वो कितने प्रभावी हो पा रहे हैं, इसका सही आकलन नहीं हो पाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हर सर्वे में एक अनडिसाइडेड वोटर आता है, जो कहा जा रहा है कि अगर 1-2% इधर से उधर हो गया तो क्लोज कॉन्टेक्स्ट में भारी अंतर आ जाता है। अब आप बिल्कुल एक सहज बुद्धि से सोचिए कि यदि अनडिसाइडेड वोटर जो है वो परिवर्तन चाहता है यदि, तो ज्यादा संभावना आज की इस परिस्थिति में पिछले कई लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों का ट्रेंड देखें और आज की इस हकीकत को देखें और रैलियों में खासकर जो आयु वर्ग ज्यादा दिख रहा है उसके अनुसार, भाई ये नहीं कहता है सब आप कहेंगे साहब वो तो आप अपने पक्ष में ही कह रहे हैं, मगर कोई भी अगर कॉमन सेंस या सहज बुद्धि से कहेगा तो ज्यादा संभावना इस बात की हो सकती है कि न्यूट्रल वर्ग पूर्ण परिवर्तन की बात करे। यदि वो पूर्ण परिवर्तन की बात करेगा तो सिर्फ आपने कहा अनडिसाइडेड जो है, अनडिसाइडेड जो है वो परिवर्तन की तरफ जाने का ज्यादा चांस। देखिए, जो वहाँ पे जो नज़र आ रहा है, खास करके जिस तरह से रैलियाँ हो रही हैं और रैलियों में जिस तरह के लोग आ रहे हैं, मोदी जी की रैली में ये साफ दिख रहा है कि जो यूथ जो है उसका टिल्ट जो है वो बीजेपी की तरफ है। एक सवाल मैं मिश्रा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या बात है कि नीतीश कुमार जी, आपके जो मुख्यमंत्री के जो फेस हैं, पिछले 10 दिनों से मीडिया से कुछ दूर भी हैं और उनकी रैलियों में उस तरह की भीड़ नहीं हो रही है जो मोदी जी को रिस्पांस वहाँ पे मिल रहा है, खास करके युवाओं का। ये रैलियों की भीड़ क्या अनडिसाइडेड वोटर्स का संकेत दे रही है मनोज जी? पहली बात तो उनको मेरा नाम बता दीजिएगा, मैं मनोज झा हूं, मिश्रा जी नहीं हूं। हाँ, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको दोनों रैलियों का कैरेक्टर समझना होगा। आप यही मैं कहता हूं कि दिल्ली के पत्रकार नहीं समझ पाते हैं। लालू जी और नीतीश जी अंचल स्तर पर जा रहे हैं, प्रखंड स्तर पर जा रहे हैं। नीतीश जी मोदी जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बात करते हैं। ये फर्क नहीं समझेंगे तो आपको आकार का व्याकरण समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, बिहार का विमर्श, मैं आपको पुख्ता यकीन के साथ कहता हूं 8 नवंबर को बात होगी। हम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की धारा को इतना आगे ले गए हैं कि गांव, गली, चौक पे लोग अब बात करने लगे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करने लगे हैं, मानवीय चेहरा ढूंढते हैं विकास में। झुनझुने की तरह विकास की कहानी मोदी जी से नहीं सुनना चाहते। मनोज जी, ये विमर्श मैं समझता हूं दिल्ली का मीडिया आपको रोकूंगी। आपने कहा समावेशी बातें की कि सब लोग साथ में हैं। जो बिहार में मैंने देखा कि एक वर्ग आपसे बिल्कुल कटा हुआ है। मैं जाति वर्ग का जिक्र करूंगी, जो अगड़ी जातियां हैं वो आपसे बिल्कुल कटी हुई हैं। तो इसकी वजह क्या है और क्यों कटे हुए हैं ये लोग? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये ऐसा सुनने में आता है कि आपको एक वोट नहीं मिलेगा उनका। नहीं किशोर जी, आज हमने अपना साझा कार्यक्रम जारी किया, तीनों दल के लोग, मैं भी वहां था, और उसमें हमने सवर्ण गरीब के लिए स्पेशली ये भी कहा कि हमारा कमिटमेंट वंचित के लिए है। अगर अगड़े समाज में भी वंचित लोग हैं तो हमारी राजनीति, हमारे सरोकार का हिस्सा है, और वो संवाद धीरे धीरे उसका ट्रैक्शन मिल रहा है बिहार में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 8 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो दिल्ली की पुनरावृत्ति होगी। मनोज जी, एक बात मेरा पूछना आपसे कि विकास की जिस बात को आप कर रहे हैं, 8.5 साल तक भाजपा भी आपके साथ थी, तो क्या भाजपा उसमें हिस्सेदार नहीं थी? और जिस विकास की बात, अब वही बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, भाजपा के प्रतिनिधि से, कि क्या जिस विकास की बात आप कर रहे हैं कि आगे करेंगे, तो आप अपने दावे को पीछे क्यों नहीं ले जाते? जी सुधांशु जी। नहीं, देखिए एक मिनट मनोज जी, सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं। कोई देखिए, एक तो मैं विकास वाली बात तो बिल्कुल कहता हूं कि हमारा
हमारा जदयू के साथ गठबंधन था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप याद करिए 2012-13 में बिहार में विकास की दर क्या थी? ग्रोथ रेट थी बिहार की 15.5, आज कहां पे आ गई? 9.5। ये 2 वर्ष में 15.5 से 9.5 की यात्रा क्यों हो गई? और अपराध की गति बढ़ गई। तो वो साफ दिखाई पड़ता है कि सत्ता परिवर्तन के साथ किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन हुआ बिहार में, और यही भविष्य का संकेत है। और मनोज जी जो ये कह रहे थे कि बिहार में प्रखंड स्तर तक जा रहे हैं और जमीन पे भारी परिवर्तन है और वंचित वर्गों को अपने स्वाभिमान की या उनकी एक संघर्ष की लड़ाई है, ये बात 25 साल पहले लालू प्रसाद यादव जी ने प्रयोग करके देख लिया, बिहार की जनता ने देख लिया। जब लालू यादव जी 90 में बने थे तो वो किसी वर्ग के या जाति के नेता नहीं थे, वो सभी वंचितों और शोषितों के नेता थे। फिर अपने को एक वर्ग का नेता बनाया, फिर एक जाति का नेता बनाया, मगर उस जाति को कभी सत्ता शेयर नहीं करने दी। जब जब सत्ता शेयर करने की बात आई, मैं और मेरा परिवार, यहां तक कि रामकृपाल यादव जी जैसे सुधांशु जी, मनोज जी, 1 मिनट रोकूंगा आपको। एक और सर्वे आया है, देखिए निचोड़ जो है अब क्या निकलता है इस सर्वे के बाद, वो देखते हैं थोड़ी देर में। एक और सर्वे आया है। अलग अलग सर्वे क्या कह रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, और इस बीच एक और सर्वे आ गया है, न्यूज नेशन का सर्वे। ये क्या कहता है देखिए, बिहार पर न्यूज नेशन के सर्वे में एनडीए आगे, एनडीए को 120 से 124 सीटें, जबकि महागठबंधन को 115 से 119 सीटें। तो कोई सर्वे महागठबंधन को आगे बता रहा है, लेकिन अब ज्यादा सर्वे ऐसे हैं जो एनडीए को आगे बता रहे हैं। हमारे साथ सुभाष चंद्र जी भी जुड़ गए हैं, इलेक्शन एनालिस्ट हैं। हम अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाने से पहले मैं एक कमेंट आपका भी चाहूंगा। आपकी नज़र में क्या है, हम यहाँ पे हमने 1 घंटे तक यही बात की कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वर्गों का फर्क है, क्या युवा अलग हैं, क्या क्षेत्र अलग हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक सर्वे इधर एक सर्वे उधर? देखिए, जहाँ तक सर्वे का सवाल है वो इंडिविजुअल जो एजेंसीज है उनका एक्सपर्टाइज पे डिपेंडेंट है, या यूं कहूँ कि क्यों बिहार को समझना मुश्किल है? नहीं, बिहार को समझना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। अगर आप दिल्ली के तुलना में अगर कंपैरिजन करोगे तो जो ट्रेंड है, अब 2 महीने का ट्रेंड है, वो दिल्ली से बहुत सिमिलर है। पिछले 2 महीने में महागठबंधन को करीब 4% का लॉस हुआ है। अब सारे ओपिनियन पोल्स को अगर कंबाइन करेंगे तो, और ये ट्रेंड अगर आप दिल्ली का कंपैरिजन में करोगे तो वही 5-6% का लॉस हुआ था बीजेपी का। तो आप एक एक पोल को आप इंडिविजुअली देखोगे तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप सारा पोल्स को मिक्स करोगे तो एक ही ट्रेंड आ रहा है कि महागठबंधन का वोट लॉस हो रहा है, लेकिन बीजेपी का जो गेन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम गेन हो रहा है। वक्त मेरे पास यहाँ खत्म होता है। मनोज जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। आपको लॉस हो रहा है ये सब बता रहे हैं? नहीं, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं कि जो बिहार में जो चर्चा है वो ये है कि 150 से 170 महागठबंधन पहुंचेगा, इसमें कोई कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। हम 8 नवंबर को अब मिलेंगे, और मैं बता रहा हूं कि दिल्ली, फिर से कहूं, दिल्ली से बड़ी जीत होगी हमारी। कहीं फिर दिल्ली ना हो जाए सुधांशु जी? देखिए, आपके चुनावी विश्लेषक जी ने जो बताया, तो जो ट्रेंड उन्होंने दिल्ली से कंपेयर किया, तो वो तो महागठबंधन के विरुद्ध और हमारे पक्ष में जा रहा है। फिर भी मनोज झा जी यदि ये विचार मन में रखते हैं तो ठीक है, वो अपना विचार रखने को स्वतंत्र हैं, परंतु बिहार की जनता जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही समझदार है, वो 21वीं सदी में उभरते हुए भारत के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे लगता है अब ये वाली बात जो है अब चली जाती है एग्जिट पोल पर, जैसा नीलसन से उमेश जी ने कहा कि अब ये आकलन एग्जिट पोल में ही देखना होगा कि प्री पोल और एग्जिट पोल में फर्क कितना है, क्योंकि बीच में अब मतदान के चरण शुरू हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी और मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं सभी यहाँ पर मेहमानों का भी शुक्रिया करूंगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, देखते हैं एबीपी लाइव।